हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क के बारे में। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था W रिवर्सिबल इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस डॉट डी वी लिमिट V1 से V2। ठीक है, और इरिवर्सिबल वर्क हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्सपेंशन के लिए जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस से, और अगर हम बात करें कंप्रेशन के लिए जो मैक्सिमम वर्क होता है वो क्या होता है आपका W इरिवर्सिबल। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट टाइप की आपकी प्रोसेसेस है थर्मोडायनामिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, उनके बारे में हम बात करेंगे, और उनके लिए डिफरेंट केसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हम उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है यहाँ पर, मतलब प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दी प्रोसेस। पी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट दी प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें किसके लिए, वर्क के बारे में, चलिए हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, हमारे पास अगर हम वर्क का फॉर्मूला निकालें तो W इक्वल टू क्या होता है आपके पास, माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सटर्नल और गैस का दोनों का जो प्रेशर रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। ठीक है, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है वो तो आपके बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, पी डॉट डी वी। अगर हम बात करें रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, प्रेशर का तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। W इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। लिमिट आपको पता ही है इसमें क्या होती है, V1 से V2। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, W इक्वल टू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। लिमिट क्या रहेगी आपकी, V1 से V2। ठीक है, डेल्टा U आपका, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q प्लस W के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम बात करें W की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से लेके, तो डेल्टा U आपके पास आता है Q हीट एक्सचेंज। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है तो मैं इसे QP लिख देता हूँ। ठीक है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस W की जगह ये लिखता हूँ मैं माइनस। अब देखिए, P एक्सटर्नल, P तो क्या है आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा P एक्सटर्नल, और dV का इंटीग्रेशन होगा आपका V, लिमिट लगेगी तो V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ से अगर हम हीट एक्सचेंज निकालें QP एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा U प्लस माइनस आ जाएगा, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा भी लिख सकते हैं, QP इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, हम रिलेशनशिप जानते हैं किसके बारे में, डेल्टा H और डेल्टा U के बारे में।
ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो हम प्रेशर को बाहर निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों आपकी क्या है, सेम है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि QP हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, QP किसके बराबर है आपके, डेल्टा H के बराबर है। और ये ऑलरेडी हम 2 बार प्रूफ भी कर चुके हैं और आज हमने तीसरी बार भी इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है, कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू किसकी होती है आपके, डेल्टा H के बराबर होती है। और डेल्टा H क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद अगर हम अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करें डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कंटेनर के लिए इन गैसियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आइसोबैरिक प्रोसेस में होता क्या है कि भाई हीट एक्सचेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है, वो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, ठीक है, और जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनके लिए हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आपके कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन। केस 1 हम लेते हैं, वर्क डन इन एन ओपन कंटेनर, वर्क डन इन एन ओपन कंटेनर ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, और या फिर गैसियस प्रोसेस जिसमें आपका गैस का क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके लिए हम बात करते हैं वर्क डन इन एन ओपन कंटेनर फॉर ए गैसियस प्रोसेस या गैसियस रिएक्शन, ठीक है। देखिए ओपन कंटेनर हम लेते हैं, ये मान लीजिए आपका ओपन कंटेनर है, ठीक है। इस ओपन कंटेनर में हमने फिल किया है CaCO3 को, CaCO3 सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इसमें फिल किया, ठीक है, CaCO3। इस CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एक ब्रेक होता है किसमें, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे हीट करेंगे और ये आपका CaO प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट होगा, तो CaO तो क्या है आपका सॉलिड है, ये तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, उड़ेगा नहीं। इस कंटेनर से बाहर कौन सी गैस निकलेगी आपके पास, CO2, और वो आपकी यहाँ से एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये ओपन कंटेनर है तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा होगा P एक्सटर्नल, वो कितना होगा, स्टैंडर्ड, दैट इज 1 atm, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। मतलब CO2 गैस इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट क्या है, बाहर निकल रही है। क्लियर है। चलिए यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें चेंज इन वॉल्यूम, क्या कैलकुलेट करें, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन के लिए हमें वर्क डन होता क्या है, W इक्वल टू पी इंटू डी डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो क्या है आपका कांस्टेंट है 1 atm। डेल्टा वी अगर हम कैलकुलेट करें बराबर डेल्टा वी
ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आपका प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CaO सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ CaCO3 सॉलिड। क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालें, अब देखिए सॉलिड का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जैसे हमारे पास सॉलिड है, कुछ भी मटेरियल है, सॉलिड या लिक्विड की अगर हम बात करें और गैस का वॉल्यूम का कंपेयर करें, तो हमें पता है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है आपके सॉलिड से। ठीक है, एक सॉलिड होता है, ये मान लो 5 ग्राम है, इसका वॉल्यूम जितना है इतना ही रहेगा। लेकिन मैं इतने ही ग्राम की 5 ग्राम की मान लो आपको गैस ले लूँ, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो पूरे रूम में आपके फैल जाएगी। तो वॉल्यूम गैस का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम होता है गैस के कंपैरिजन में, तो हम जो सॉलिड का वॉल्यूम है उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं गैस के कंपैरिजन में। सो वी कैन नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, नाउ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास W का जो फॉर्मूला है, W बराबर क्या है, माइनस P dV या डेल्टा V होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रेशर, तो आपका क्या है, कांस्टेंट है इसी। ठीक है, P मीन्स P एक्सटर्नल और डेल्टा V, और V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। देखिए यहाँ पे P एक्सटर्नल एक ATM है तो एक आ जाएगा, लेकिन हो सकता है बाहर कुछ P एक्सटर्नल आपको क्वेश्चन में डिफरेंट दिया हो, तो आपको P एक्सटर्नल की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। और हो सकता है मान लो आपको PV की फॉर्म में नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको PV इक्वल टू NRT को भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू माइनस PV की जगह हम क्या लिखेंगे, NRT। तो मोल्स ऑफ CO2 गैस के मोल ही आएंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 इंटू RT, इस फॉर्मूले को भी आप यूज में ले सकते हो। क्लियर है। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक ओपन कंटेनर है और उसमें गैसियस रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हम कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, ये है मेन चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड्स का कोई वॉल्यूम होता नहीं है। जो भी वॉल्यूम होगा किसका होगा, केवल और केवल गैस का होगा। सॉलिड और लिक्विड का जो आपका वॉल्यूम होता है वो हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं गैस के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी थोड़ी क्या हो, प्रैक्टिस हो। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल is dipped into or dropped into an aqueous solution, dropped into an aqueous solution containing HCl। ठीक है, in an open container, in an open container
at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, ठीक है. If 95 calorie of heat is released, if 95 calorie heat is released, ठीक है, 95 calorie heat is released during the process, then during the process, then आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक तो वर्क, कैलकुलेट W, वर्क, डेल्टा U एंड डेल्टा H. ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपके लिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है ना. रिएक्शन में आपके लिए लिख देता हूँ. 1 mole of aluminum metal is dropped into an aqueous solution containing HCl in an open container. एक ओपन कंटेनर है आपके पास जिसमें HCl फिल है, ठीक है. क्या फिल है आपके पास, HCl फिल है, ठीक है. और इसमें आपने एल्यूमिनियम मेटल को डाल दिया, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है. 1 मोल दिया हुआ है आपको, 1 मोल मीन्स 27 ग्राम, ठीक है ना. चलिए टेम्परेचर आपको दिया है कितना, 300 केल्विन. चलिए 95 कैलोरी हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है. तो हीट रिलीज मतलब Q का साइन क्या आएगा आपका, 95 आएगा और साइन आएगा नेगेटिव. ध्यान रखना साइन को साथ में लेना है, ठीक है ना. क्वेश्चन में कभी भी साइन दिया हुआ नहीं रहता है. हीट एब्जॉर्ब होती है तो प्लस होता है, हीट रिलीज होती है तो माइनस, वो साइन अपने को लेना पड़ेगा. 95 कैलोरी, ठीक है. और प्रेशर ओपन कंटेनर है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, मतलब QP हम इसे लिखेंगे, ठीक है. कांस्टेंट प्रेशर पर है. आपको W, डेल्टा U और डेल्टा H कैलकुलेट करना है. देखिए रिएक्शन अगर हम देखें, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, HCl के साथ. तो आपके पास एक तो बनेगा AlCl3, ठीक है. एक्वस सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना. एक तो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये आएगा और साथ में बनेगी आपके पास H2 गैस, ये होगी 3/2. क्लियर है, रिएक्शन होगी आपके पास बैलेंस, ठीक है. ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, सॉलिड एक्वस सॉलिड. अब आपको क्या करना है, W निकालना है, वर्क डेल्टा U निकालना और डेल्टा H निकालना है, ठीक है. तो क्वेश्चन आपके सामने है, रिएक्शन मैंने लिख दी है, आपको एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. चलिए आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीखिए. चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, W. तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको निकालना क्या है, ठीक है. W का क्या फॉर्मूला था, ये अभी जो हमने देखा ओपन कंटेनर वही फॉर्मूला है. अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको टेम्परेचर NRT वाले फॉर्मूले से इसको करना पड़ेगा. मोल्स ऑफ, यहाँ पर गैस कौन सी रिलीज हो रही है, H2, तो मोल्स ऑफ H2 इंटू RT. इस फॉर्मूले को आपको इसमें काम में लेना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि वॉल्यूम के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो PV वाला फॉर्मूला हम काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है. चलिए R हमें पता होता है, T दिया हुआ है, कहीं से मोल्स ऑफ H2 मिल जाए तो हमारे पास W आ जाएगा, ठीक है. चलिए दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर हीट रिलीज एट कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है कांस्टेंट रहेगा, वो 95 दी है, और जो हीट रिलीज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डेल्टा H बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ से QP डेल्टा H वो किसके बराबर होगा, QP के बराबर, और वो कितना है -95 कैलोरी. तो एक आंसर तो अपने पास ये आ गया डेल्टा H का फॉर्मूला, ठीक है. -95 कैलोरी हो गई, ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू. अब
डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं थर्मोडाइनमिक्स का, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास, क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, डब्ल्यू आपको मिल जाए यहाँ से, तो आप डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अपना ब्लूप्रिंट कि हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। डब्ल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ से डब्ल्यू आपको निकालना है, मोल्स निकालने NH2 के, तो ये बैलेंस रिएक्शन है और इसका आपको दिया है 1 मोल, तो आपको यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री से 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल AlCl3 और 3/2 मोल H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और क्वेश्चन में आपको दिया भी इसका 1 मोल ही है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम से आपके पास जो H2 गैस बनेगी 3/2 H2 गैस, 3/2 मोल H2 गैस, ठीक है, ये बनेगी। और आपको दिया भी 1 मोल ही है, तो H2 गैस के मोल आ गए आपके पास 3/2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, W की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 इंटू R की वैल्यू, देखिए R की वैल्यू यहाँ हम 8.314 नहीं लेंगे क्योंकि कैलोरी में आपको दिया गया है, तो R की वैल्यू भी कैलोरी में रख लीजिए। R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना है आपके पास 300, ये हो गई 900। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं W का साइन क्या होगा, W का साइन क्या होगा, वर्क डन। अब देखिए हीट आपके पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पे W का साइन क्या होगा, W का साइन क्या होना चाहिए, ये एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे उससे देख लीजिए आप, तो सीधी सी बात है, और कहीं से आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है आपके पास सॉलिड एक्वस से आप किस में जा रहे हो, सॉलिड और गैस में, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन का वर्क कैसा होता है, माइनस, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे आएगा -900। क्लियर है, चलिए -900 कैलोरी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ से आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, W आएगा -900, डेल्टा यू इक्वल टू Q -95 -900, तो डेल्टा यू आ जाएगा आपके पास -995 कैलोरी। क्लियर, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका फर्स्ट केस जहाँ पे एक गैस का इन्वॉल्वमेंट था। अगर मोर देन 1 गैस आ जाए आपके पास तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, ओपन या फिर आपके क्लोज कंटेनर में, उसके लिए बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोर देन 1 गैस इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर तो आपके पास केवल हाइड्रोजन गैस थी, लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन के अलावा और दूसरी भी गैस प्रेजेंट हो तो हम उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को, ठीक है ना, W। अब वो ओपन और क्लोज दोनों कंटेनर में आपके चल जाएगा, ठीक है ना। तो केस सेकंड आ रहेगा आपका ये, इफ more than 1 gas is involved, ठीक है, more than 1 gas is involved, ये दोनों केस में आपके एप्लीकेबल रहेगा ओपन एंड क्लोज, नॉन रिजिड क्लोज कंटेनर, ठीक है। चलिए, मोर देन 1 गैस इज इन्वॉल्व, ओपन एंड क्लोज कंटेनर, ठीक है। देखिए कंटेनर में शायद आपको पता होगा, एक तो ओपन होता है, एक होता है क्लोज, और एक होता है रिजिड। रिजिड मतलब होता है ऐसा जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिजिड। और एक होता है नॉन रिजिड, इस टाइप का, जिसमें पिस्टन लगा रहता है, मतलब मूवेबल हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज। ये रिजिड नहीं, इसमें वॉल्यूम आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना है आपको।
कभी कभी पता नहीं चलता है कि क्लोज का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब क्या है। रिजिड मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, चेंज नहीं हो सकता, चारों दीवारें फिक्स हो गई, क्लोज हो गया, वो रिजिड। नॉन रिजिड में क्लोज रहता है, तो वो नॉन रिजिड बोल सकता है या क्लोज बोल सकता है, जिसमें मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए। इफ मोर देन वन गैस इज इन्वॉल्व, ओपन एंड क्लोज कंटेनर, ठीक है, दोनों के लिए ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका P एक्सटर्नल लग ही रहा है, ठीक है, बाहर से, और अंदर आपके पास गैस भरी हुई है, ठीक है। अब देखिए, जब आपके पास एक से ज़्यादा गैस हो, मतलब हम कहें कोई गैसेस रिएक्शन हो रही हो, जैसे N1A प्लस N2B आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, आपके पास N3C प्लस N4D, ठीक है, ये आपके गैसेस रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा आपकी गैसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसमें आपका जो पहले वाला केस था जिसमें सिंगल गैस थी, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इन द प्रोसेस कितना होगा आपके पास, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए, P एक्सटर्नल तो जो आपको एक्सटर्नल दिया रहेगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा आपके पास। डेल्टा V की अगर हम बात करें, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V वो किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ N3 गैस, ठीक है, एक तो आपके पास N3C जो गैस है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ C गैस, मतलब कुल मिला के कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ C गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ D गैस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ C गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ D गैस, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे गैस भी लिख सकते हो, दिस माइनस वॉल्यूम ऑफ A गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ B गैस, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस W माइनस P एक्सटर्नल को मैं P लिखता हूँ सिंपल, ठीक है ना। डेल्टा V की जगह मैं लिखता हूँ आपके पास VC प्लस VD माइनस VA प्लस VB, वॉल्यूम ऑफ B गैस, क्लियर है। चलिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, P को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे, ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा P VC प्लस P VD माइनस P VA प्लस P VB, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन के लिए हम PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT, बिल्कुल सही है। तो PVC की जगह हम क्या लिखेंगे, NCRT, मोल्स ऑफ C, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ C लिया हमने, तो मोल्स ऑफ C इंटू RT, यहाँ पे भी मोल्स ऑफ D इंटू RT, ठीक है ना। तो PV इक्वल टू क्या होता है आपके पास, nRT, तो यहाँ सब में PV इक्वल टू nRT हम लिखेंगे, तो यहाँ सब में RT 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 आएगा, उस RT को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो W इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, माइनस RT इंटू, यहाँ अंदर क्या बचेगा, मोल्स ऑफ C प्लस मोल्स ऑफ D, ठीक है, माइनस मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अब देखिए, ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट
के मोल, और ये क्या है आपके पास, रिएक्टेंट के मोल। कुछ याद आ रहा है आपको? इसको हम क्या लिखते थे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसको हम क्या लिखते थे, डेल्टा एनजी। क्या लिखते हैं, डेल्टा एनजी लिखते हैं। याद आया? अगर याद आया तो अच्छी बात है। यहाँ से आपके पास W का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज माइनस डेल्टा एनजी इंटू आर टी। और एनजी क्या है, डेल्टा एनजी क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैस को ध्यान, ओनली गैस, सॉलिड लिक्विड एक्वस कुछ भी हो वो काउंट नहीं करने, केवल गैस के मोल लिए हमने, ठीक है ना। तो गैसियस के मोल जो भी प्रोडक्ट के हैं माइनस रिएक्टेंट में जो भी गैसेस हैं उनके मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी इंटू आर टी। जो अभी हमने पहले लिखा था फॉर्मूला वो भी यही था। उसमें हमने क्या किया था, केवल सिंगल गैस के मोल लिए थे, मोल्स ऑफ CO2 अभी हमने लिए थे जो सिंगल गैस थी। अब यहाँ पे मिक्सचर है तो डेल्टा एन जी हमें काम में लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, आएगा W इक्वल टू माइनस मोल्स इंटू आर टी, वही आएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको काम में लेना है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट, कैलकुलेट द वर्क डन in the complete decomposition of 1 mole PCl5, decomposition of 1 mole PCl5 solid, PCl5 गैस, ठीक है, गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन ए क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर, इन ए क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर, ठीक है, इन कैलोरीज। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट इज W, ठीक है, कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल PCl5, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम PCl5 के डीकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखते हैं। PCl5 ब्रेक होता है आपके PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। इसका 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ठीक है। देखो W वाला जो फॉर्मूला है वो तो आपको याद रहता ही है, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P इंटू डेल्टा V, वो तो याद रहता ही है। अब यहाँ तो ना तो प्रेशर है ना वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है PV को किस में लिखो, nRT में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको पता रहती है, N की वैल्यू आपको निकालनी रहती है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसको उसकी जगह हम किसको काम में लेंगे, माइनस डेल्टा एन जी आर टी को काम में ले लेंगे, क्योंकि मोल्स निकालने गैस के, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट उससे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या है, देखिए माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 + 1 2, 2 - 1 दैट इज 1 इंटू R, कैलोरीज में है, R की वैल्यू 2 रख दी हमने, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो W इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 600 कैलोरीज। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन है आपके लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिए एक बार।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 मोल ऑफ N2H4, 5 मोल ऑफ N2H4 लिक्विड, ठीक है, दिया हुआ है आपको, अंडरगो कंप्लीट डीकम्पोजिशन एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एज वो जो रिएक्शन है वो आपको दी गई है N2H4 लिक्विड, ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है आपके NH3 प्लस N2 गैस में, ये आपकी NH3 गैस है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है W, कैलकुलेट वर्क डन, दैट इज W, ठीक है। इन कैलोरीज में आप बता सकते हो, इन कैलोरीज, ठीक है। चलिए आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा पॉज करके। देखिए अब देखिए गैसियस मोल्स आपके एक से ज़्यादा हैं, तो वही आपका केस आ गया जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, एक से ज़्यादा आपकी गैस इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो W का जो फॉर्मूला था दैट इज माइनस डेल्टा NG RT, यही आपको काम में लेना है, ठीक है। R की वैल्यू तो हो गई 2 कैलोरीज में, अगर जूल में दी हुई हो वर्क डन तो R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8.314, ठीक है, उस हिसाब से आपको काम में लेना है। टेम्परेचर आपको दिया है 127 डिग्री सेल्सियस मीन्स 400 केल्विन, ठीक है। और डेल्टा NG निकालना है आपको। देखिए डेल्टा NG निकालते हैं, डेल्टा NG कितना होगा आपके पास 4 + 1 5, ये तो लिक्विड है काउंट नहीं होगा, तो ये हो गया 5। अब देखिए W इक्वल टू अगर -5 इंटू 2 इंटू 400, ये करके आपने कर दिया -5 इंटू 2 इंटू 400, तो आप क्या हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो डेल्टा NG है ये है इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन में आपके पास 3 मोल N2H4 आपके काम में आ रहे हैं, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 मोल ऑफ N2H4 अंडरगोज कंप्लीट डीकम्पोजिशन। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो फिर से आपको अगर गलती की है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 3 मोल के लिए है डेल्टा NG आपका 5, जबकि आपको 5 मोल के लिए डेल्टा NG निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। फॉर 3 मोल N2H4 डेल्टा NG कितना है आपके पास 5 है, ठीक है। इसलिए फॉर 5 मोल N2H4 इसके लिए आपके पास डेल्टा NG कितना होगा 5/3 इंटू 5 दैट इज 25/3, और 25/3 आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास -25/3 इंटू 2 इंटू 400। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपके आंसर आ जाएगा कैलोरीज में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा NG की वैल्यू। अगर आपने 5 लिख के कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हमेशा रिएक्शन को देख के ही बात करनी कि 1 मोल के लिए है, 2 मोल के लिए रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है तो है नहीं है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको 6 मोल ईच ऑफ
N2 and H2 react in a closed non-rigid container at 27 डिग्री सेल्सियस ठीक है, ये आपको दिया गया। कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज, कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। रिएक्शन लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, आई होप आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। N2 गैस प्लस H2 गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NH3, ठीक है। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो 3 2 2, ठीक है। N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, क्लियर है। इसके मोल आपको दिए हैं 6 मोल, इसके भी दिए हैं 6 मोल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए N2 के 6 मोल और H2 के भी 6 मोल है, ठीक है। क्वेश्चन से अपने को देख के पता चल रहा है कि इनमें से कोई ना कोई क्या रहेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। सिंपल सा है, कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इसके 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 6 मोल के लिए 2 मोल चाहिए होगा। यहाँ पे 6 मोल है मतलब एक्स्ट्रा है, तो यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। या ऐसा देख लीजिए, इसके 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो इसके 6 मोल के लिए 18 मोल चाहिए होगा, जबकि है कितना, 6 मोल। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो 6 के लिए चाहिए 1, 3 के लिए चाहिए 1, तो 6 के लिए कितना कंज्यूम होगा, ये आपका 2 मोल कंज्यूम होगा, -2, ये कितना बच जाएगा आपके पास, 4 मोल बच जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ये है Lr, इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। 3 मोल से बनता है 2 मोल, तो 6 मोल से कितना बनेगा आपके पास, 4 मोल NH3 बनेगा आपके पास, क्लियर है। चलिए अब हमें इसके हिसाब से क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -ΔNg इंटू RT, ठीक है। अब निकालिए ΔNg, ΔNg की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास अगर हम स्टार्टिंग फर्स्ट के लिए निकालें ΔNg 2 मोल NH3 के लिए, तो ये भी आपका गैस है 2, और यहाँ पे 3 + 1 4 है, तो 2 - 4 कितना होगा, 2 - 4 दैट इज -2। ये तो किसके लिए, 2 मोल NH3 के लिए, और अगर हमें 4 मोल NH3 के लिए निकालना पड़ेगा तो ΔNg कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो W की वैल्यू आ गई आपके पास -4, सॉरी माइनस तो एक ऑलरेडी पहले था यहाँ पर। ΔNg की वैल्यू आ गई -4 इंटू R की वैल्यू आ गई 2 इंटू टेम्परेचर आ गया 300, तो यहाँ पे W आ गया आपके पास 8 × 2 4 × 2 8 8 3 24 00, और ये आएगा प्लस का मतलब क्या है, वर्क पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्क होगा, कंप्रेशन का वर्क होगा। और रिएक्शन में दिख भी रहा है 3 + 1 4 वॉल्यूम से आपका केवल 2 मोल ही बन रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है 4 से 2 बन रहे हैं, तो मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए आपका वर्क कैसा आया, पॉजिटिव आया 2400 कैलोरीज, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वर्क डन की ही बात करते हैं ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे इससे पूछा नहीं जाता है, ये मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो वर्क डन ड्यूरिंग अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें
तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें फ्यूजन के लिए, फॉर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है आपका, एक सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, ठीक है। यहाँ के लिए वर्क डन निकालने W इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी, और ये होता है आपका कहाँ पर, एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर फ्यूजन होता है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस पी इंटू वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी। डेल्टा वी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एक्स लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्स सॉलिड। इस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वेपोराइजेशन के लिए, वेपोराइजेशन कहाँ होगा, एट बॉइलिंग पॉइंट, W इक्वल टू माइनस पी। अगर हम बात करें वेपोराइजेशन के लिए, रिएक्शन क्या होगी, एक्स लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा आपके, एक्स गैस में, करेक्ट है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्स लिक्विड। अब गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर W का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, माइनस पी इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस, या फिर PV इक्वल टू NRT से मोल्स ऑफ N मीन्स मोल्स ऑफ गैस ऑफ X इंटू R इंटू T, उससे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर सब्लिमेशन आ जाए तो उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। जनरली इससे कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, फिर भी अगर आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 2 मोल, वेपोराइजेशन of 2 mole H2O in at its normal boiling point, normal boiling point, ठीक है। वर्क डन आपको निकालना है ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 2 मोल H2O इन एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। कितना होता है वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका वाटर H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए 2 मोल है आपके पास, ये 2 मोल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल गैस में, ठीक है। डेल्टा NG कितना होगा इसके लिए, 2 होगा, क्लियर है। गैस माइनस रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस है, रिएक्टेंट में लिक्विड है, वो काउंट होगा नहीं, तो डेल्टा NG आ गया 2। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल, माइनस डेल्टा NG इंटू RT, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस 2 इंटू R की वैल्यू हो गई। अगर हम कैलोरीज में निकालें तो 2 इंटू टेम्परेचर है 373, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके कैलोरीज में, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो इसको एक अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये नहीं समझाता आपको तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि मान लो अगर इस टाइप में आ जाए फेस ट्रांसफॉर्मेशन में तो हो सकता है, बाकी जो अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की
आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग केस में। अगर आपको ओपन वेसल दे दिया जाए, ओपन कंटेनर दे दिया जाए तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोज मतलब नॉन रिजिड कंटेनर दे दिया जाए और एक से ज़्यादा गैसेस इन्वॉल्व हो तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो उसके लिए हम डेल्टा एन जी क्या लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करनी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपका रिजिड कंटेनर हो गया तो रिजिड में तो वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, तो डेल्टा भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो यही है आपका फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें शायद आप लोगों ने, मैंने ग्राफ नहीं बताया होगा आपको, तो आप ग्राफ भी नोट कर लीजिएगा। आइसोबैरिक के में पीवी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं ये प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ आपका इस टाइप का आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये होता है आपका आइसोबैरिक कर्व ग्राफ पी और वी के बीच में। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो अपनी बाकी की थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल्स वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।